हाय एवरीवन। आज हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का दूसरा लेक्चर है। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग डिस्कस किया था और उसके बाद हमने उसके कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिनमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है उसको डिस्कस किया था। और फिर उसके ऊपर फॉल करने वाली स्पेक्ट्रम पे फॉल करने वाले जो डिफरेंट रेडिएशंस हैं उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस किया था। लास्ट में हमने ह्यूमन आई फॉर्मेशन को चेक किया था और ह्यूमन आई किस तरह इमेज को एक्वायर करती है उसको डिस्कस किया था। अब हम आज के लेक्चर में इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स कैसे इमेज को सेंस करते हैं और कैसे इनको एक्वायर करते हैं उनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एक इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। उनमें सबसे पहले इमेज सेंसर्स की तरफ आते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशन को सेंस करने के लिए मुख्तलिफ मटेरियल चाहिए होता है। यानी कि जो एक्सरेज हैं उनको सेंस करने के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल चाहिए हो सकता है, और गैमा रेज को रिसीव करने के लिए या सेंस करने के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल चाहिए हो सकता है। अब इमेज सेंसर्स के दो एलिमेंट्स होते हैं। एक तो वही फिजिकल डिवाइस जो उस रेडिएशन को सेंस कर सके, और दूसरा डिजिटाइजर। जब भी रेडिएशन सेंसिंग जो फिजिकल डिवाइस होता है वो रेडिएशन को सेंस करता है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। अब इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है और उसके लिए हमें डिजिटाइजर की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ से आउटपुट होने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। अब हम स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर को डिस्कस करते हैं, जिसे हम फ्रंट एंड सब सिस्टम भी कहते हैं। इसके दो एलिमेंट्स हैं, एक डिजिटाइजर जिसे अभी हमने डिस्कस किया, और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ALU। अब जो डिजिटाइजर में से डिजिटल डाटा निकल रहा होगा उस पर पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अगर हम एक डिजिटल कैमरा से मूवी बना रहे हैं तो आपको पता है कि कोई भी वीडियो जो होती है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ही होती है, और जैसे जैसे वो इमेजेस आपके उस कैमरा के सेंसिंग मटेरियल से आगे जा रहे हों और उन पर डिजिटाइजर जो है उनको डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर रहा हो, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डिजिटाइजर के पैरेलल में काम कर रहा हो सकता है और उन इमेजेस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो सकता है। इस तरह के ऑपरेशन की एक एग्जांपल एवरेजिंग ऑफ द इमेजेस है। हमें एवरेजिंग ऑफ द इमेजेस क्यों चाहिए होती है, या हम एवरेजिंग द इमेजेस क्यों करते हैं? जब भी किसी वीडियो में नॉइज आ जाए किसी पर्टिकुलर सीन में, तो उस नॉइज को रिमूव करने के लिए हम एवरेजिंग ऑफ द इमेजेस करते हैं। अब हम एवरेजिंग ऑफ द इमेजेस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं हमारे पास एक वीडियो है जिसके 3 इमेजेस या फ्रेम्स हैं। इनकी पिक्सेल्स वैल्यूज यहाँ गिवन है। अब फॉर एवरेजिंग हम क्या करेंगे कि हर ऐसी पिक्सल या रिस्पेक्टिव पिक्सल इन एवरी इमेज, जैसे कि यहाँ पर ये पहली पिक्सल है इन फर्स्ट फ्रेम, द फर्स्ट पिक्सल इन द सेकंड फ्रेम, और इसी तरह जो तीसरे फ्रेम में भी पहली पिक्सल है, इन सब को हम ऐड करके इनकी वैल्यूज को जो भी वहाँ गिवन है उसकी एवरेज निकाल लें और उसको हम रिजल्टिंग इमेज की उसी पिक्सल को असाइन कर दें। उसके बाद जो सेकंड है उसके साथ भी हम यही करेंगे इन एवरी इमेज जो भी हमारी सेकंड पिक्सल है। अब जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो 6 पिक्सेल्स हैं इनकी वैल्यूज डिफरेंट हैं तीनों इमेजेस में, बाकी सबकी वैल्यू सेम है। अब एवरेजिंग में जो वैल्यूज सेम है वो पहले से जैसी ही रहेंगी यहाँ पर, तो सिर्फ ये 6 जो पिक्सेल्स हैं इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। और वो क्या होंगी, अगर हम 152 प्लस 158 प्लस 155 करें और उसके बाद इसको 3 से डिवाइड करें, हमारे पास 152 आ जाएगा और हम उसी रिस्पेक्टिव पिक्सल में वो वैल्यू इनपुट कर देंगे। इसी तरह इस पिक्सल की वैल्यू जो 68 प्लस 72 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 3 करके, क्योंकि हमारे पास 3 इमेजेस हैं इसलिए हम उसे डिवाइडेड बाय 3 कर रहे हैं, और फिर हम वहाँ पर जो वैल्यू हमें एक्वायर होगी वो 69 है, तो वो
उसी रिस्पेक्टिव पिक्सल में रिजल्टिंग इमेजेस में आ जाएगी। ये एक वीडियो है जिसमें कि वीडियो में हमें नंबर प्लेट पर जो नंबर दिया गया है इस गाड़ी को, या ये गाड़ी का जो नंबर है वो हम नहीं पढ़ सकते। तो हुआ क्या है कि इन्होंने इस वीडियो पे इसकी जो इमेजेस हैं उस पर एवरेजिंग परफॉर्म की और फिर बिफोर और आफ्टर का जो है डिफरेंस दिखाया गया है। ये इमेज स्मूथ है बनिस्बत इस इमेज के। एवरेजिंग परफॉर्म की गई है और एवरेजिंग के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी नंबर प्लेट पर इस नंबर को पढ़ा जा सकता है। जो तीसरा कंपोनेंट है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो एक कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर रेंज कर सकता है फ्रॉम अ नॉर्मल पीसी टू अ सुपर कंप्यूटर। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम डोमेन पे जिस पर आप उस वक्त काम कर रहे हैं। जनरल पर्पस एप्लीकेशंस जैसे कि एडोब फोटोशॉप है, ऐसी एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए, ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए अब आप जनरल पीसी या नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन इमेज प्रोसेसिंग उन पर इजीली परफॉर्म की जा सकती है। अब जो चौथा कंपोनेंट है वो सॉफ्टवेयर है। कोई स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होता है जिस पर आप इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम को यूटिलाइज करते हैं, जिसके थ्रू, जैसे कि एडोब फोटोशॉप भी एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ही है। उसमें स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल्स होते हैं जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क, हर मॉड्यूल कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा हो सकता है। कोई भी ऑप्शन आप जब उसके गिवन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करते हैं, उसके थ्रू कोई चेंजेस लाते हैं इमेज में, तो वो स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल है जो वो चेंज लाने की कोशिश कर रहा है, जो आप उसको इमेज को करना चाह रहे हैं चेंज। होता क्या है कि बैक एंड पर हम अब जो इमेज प्रोसेसिंग जितने भी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, उनमें एक बैक एंड पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको आप उन मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट कर करके इमेज प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैटलैब है। आप मैटलैब में गिवन मॉड्यूल्स भी होते हैं स्पेशलाइज्ड, और फिर आप खुद भी कोडिंग कर सकते हैं विद इंटीग्रेशन ऑफ दोज मॉड्यूल्स, उसका सही बेनिफिट उठाने के लिए। अगला जो कंपोनेंट है इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का है, जो कि मैस स्टोरेज है। अगर आपके पास एक इमेज हो जिसकी डायमेंशंस 1024 पिक्सल्स हों, और हर पिक्सल की जो इंटेंसिटी वैल्यू है उसको सेव करने के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए हों, तो आपको एटलीस्ट 1 मेगाबिट की स्टोरेज स्पेस चाहिए। और आजकल जिन प्रॉब्लम डोमेन्स पर काम किया जा रहा है इमेज प्रोसेसिंग में, उसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस प्रोसेस करने होते हैं, इवन मिलियंस ऑफ इमेजेस पर काम किया जा रहा है। डिजिटल स्टोरेज में जो है वो फॉल करती है 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज में इमेज प्रोसेसिंग के लिहाज से: शॉर्ट टर्म स्टोरेज, ऑनलाइन स्टोरेज एंड आर्काइवल स्टोरेज। शॉर्ट टर्म स्टोरेज जो है, आपके कंप्यूटर में जो शॉर्ट टर्म स्टोरेज है वो रैम है। और इसी तरह अगर स्पेशलाइज्ड जो इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स हों, उनको देखा जाए तो उनमें स्पेशलाइज्ड बोर्ड्स होते हैं जिनको हम फ्रेम बफर्स कहते हैं। ये फ्रेम बफर्स जो हैं, 1 सेकंड के अंदर कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस को एक्सेस भी कर सकें और उसको प्रोसेस भी कर सकें। फ्रेम्स पर सेकंड, अगर आपने वीडियो गेम्स फॉलो करते हैं या प्ले करते हैं, तो आपको पता होगा जो फ्रेम पर सेकंड है, उसके लिए इसी तरह के फ्रेम बफर्स ही यूज़ हो रहे होते हैं आपके ग्राफिक कार्ड्स में, और इसीलिए आपकी गेम जो है स्मूथली रन होती है, क्योंकि ये जो बफर्स हैं या जितने भी इमेजेस उसमें स्टोर हो सकते हैं, उसकी जितनी भी एबिलिटी है, वो वर्चुअली जो है इंस्टेंटेनियस जो है इमेज को ज़ूम कर सकती है, उसको वर्टिकली फ्लिप कर सकती है, हॉरिज़ॉन्टली फ्लिप कर सकती है। उसके बाद हमारे पास ऑनलाइन स्टोरेज आ जाती है। ऑनलाइन स्टोरेज को आप इन अ कंप्यूटर साइंस हार्ड ड्राइव कह सकते हैं, क्योंकि आपने इसको एक्सेस तो करना है, लेकिन उसकी जो एक्सेस है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज से कम होती है। और उसके बाद फाइनली जो है आर्काइवल स्टोरेज है, वो इस तरह हो सकती है कि जैसे आप सीडीज़, डीवीडीज़ पर कोई डाटा रख लेते हैं, आर्काइव कर लेते हैं। अब इमेज डिस्प्लेस आजकल मेनली तो फ्लैट स्क्रीन जो टीवीज़ हैं या मॉनिटर्स हैं, उनको कहा जाता है। लेकिन उसके अलावा जो इमेज डिस्प्लेस के लिए इम्पोर्टेंट हार्डवेयर होता है, वो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल होते हैं।
उसके बाद हार्ड कॉपी यानी कि जैसे आपके कैमराज़ हैं, अगर आप कैमरा से इमेज को क्लिक करते हैं तो उसको सेव करने के लिए आपके पास मेमोरी कार्ड हो सकता है या आपके फ़ोन में कोई ना कोई जो है हार्ड ड्राइव टाइप मटेरियल होता है जिसमें वो इमेजेस सेव हो रहे होते हैं। ये भी इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग अगर कोई भी इमेज प्रोसेसिंग का जो ऑपरेशन है वो परफ़ॉर्म हो रहा हो अगर लोकल नेटवर्क किसी लोकल नेटवर्क पर, तो बैंडविड्थ इतनी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर ये ही जो ट्रांसमिशन है या जो इमेज प्रोसेसिंग है वो थ्रू इंटरनेट हो रही हो तो बैंडविड्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। बैंडविड्थ होती क्या है? बैंडविड्थ होती है कि कितना डाटा आप गिवन टाइम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी पाथ पर, किसी कनेक्शन पर या किसी नेटवर्क पर। अब तक जो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, ये उसकी एक कंप्लीट पिक्चर है। हमने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम डोमेन हमारे पास होती है, तो हम उसके थ्रू इमेजेस जो हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? इमेज सेंसर्स के थ्रू, जो कि 2 एलिमेंट से बना हुआ होता था। एक वो स्पेसिफिक सेंसिंग मटेरियल जो कि इस इन रेडिएशंस को या जो आपकी प्रॉब्लम डोमेन है, उन रेडिएशंस को सेंस कर सके और दूसरा डिजिटाइज़र जो उनको डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सके। फिर इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर था, इसमें जो है वही पहले जो डिजिटाइज़र यूटिलाइज़ हुआ है वो और उसके साथ-साथ जो दूसरा एलिमेंट है, वो था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो कि कोई ना कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर रहा हो सकता था, जैसे कि हमने एवरेजिंग की एग्ज़ाम्पल चेक की। उसके बाद कंप्यूटर है, ये अटैच होते हैं किसी कंप्यूटर से और उसी कंप्यूटर के साथ जो है मैश स्टोरेज भी अटैच होती है, कोई इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी अटैच होता है, इमेज डिस्प्लेस का डिवाइस भी अटैच होता है और कोई हार्ड कॉपी डिवाइस भी उसी कंप्यूटर के साथ अटैच होता है।